ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके पास कहने को तो खुशी नहीं है और बाप के नाम पर एक ऐसी डार्क रियलिटी है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। तो सीन कुछ ऐसे शुरू होता है 25 दिसंबर 2011 को। बाहर पूरा शहर जो है क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहा है, लोग एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन अपने जी हाँ के दिल में सिर्फ सन्नाटा और आंसू है। वो अकेली खड़ी है क्योंकि उसका बाप अभी अभी 7 साल बाद जेल से लौटा है। बाहर से देखने पे लगता है कि बाप बेटी दोनों इमोशनली नाटक कर रहे हैं। बाप कहता है मुझे माफ कर दो, मैं 7 साल जेल में था, रोज खुद को कोसता था। सुनने में बड़ा इमोशनल लगता है, राइट? लेकिन भाई असली ट्विस्ट तो यहीं से शुरू होता है, क्योंकि वो बाप जो रो रो कर माफी मांग रहा था वो असल में एक साइको मॉन्स्टर है। जैसे ही वो दोनों किचन में आते हैं, बाप का असली रूप बाहर आ जाता है। वो कहता है तूने मुझे जेल भेजा था, इससे अच्छा होता कि मैं तुझे वहीं मार देता। तो फिर बाप अपनी ही बेटी को मारने की कोशिश करता है। जी हाँ, जमीन पर गिर जाती है, सांस रुकने लगती है। लेकिन तभी अचानक एक ऐसी चीज होती है जो पूरी कहानी का पासा ही पलट देती है। एक गोली चलती है और वो साइको बाप जमीन पर खून से लथपथ गिर पड़ता है। लेकिन रुको, गोली चली कहां से? या फिर जिहा ने खुद कुछ किया? तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 15 साल पहले जो खूबसूरत परिवार हंसते खेलते वक्त बिता रहा था, वही अचानक एक रात खौफनाक शिकार में कैसे बदल गया। असल में वो कोई आम घर नहीं था, वो एक हाई सिक्योरिटी सेफ हाउस था। और यूल के माता पिता कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं थे, बल्कि एक अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेंट थे। और वो जो बच्ची यूल ने बर्फ पर मैरी क्रिसमस लिखा था, वो कोई बच्ची की मासूमियत नहीं थी, वो एक कोडेड सिग्नल था। उसने अपने होने वाले किलर्स को बताया नहीं था, बल्कि अपने हैंडलर्स को अलर्ट किया था। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अब सामने आता है जब ये पता चलता है कि जो असैसिनेशन इस परिवार को खत्म करने आई थी, वो कोई और नहीं बल्कि खुद बड़ी हो चुकी यूल खुद है। टाइम लूप का ये सबसे डार्क सच है, वो अपने ही पास्ट को मिटाने के लिए वापस आई थी। फिर हमें सीन दिखाया जाता है, माँ बाप अपनी छोटी सी बेटी यूल के साथ बहुत खुश है, घर में ऐसी मजाक है और यूल भी धीरे धीरे अपने आप काम करना सीख रही है। लेकिन इस प्यारे से परिवार की सबसे खास बात यह है कि यूल अभी बहुत छोटी है और उसके माता पिता उसकी हर छोटी सी चीज पर ध्यान देते हैं। सुबह की शुरुआत कुछ ऐसी ही होती है। इसी बीच यूल भी अपना खाना खुद खाने की कोशिश करती है और जब वो पूरा खाना खुद खत्म कर लेती है तो उसके पिता मतलब उसके फादर उसे देखकर इतने खुश हो जाते हैं जैसे बेटी ने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है। लेकिन असली प्यारा मोमेंट तब आता है जब दोनों मिलकर यूल को एक पैर पर खड़े होने की प्रैक्टिस करवाते हैं। पहले यूल थोड़ा स्ट्रगल करती है, लेकिन जब वो आखिरकार बैलेंस बना लेती है तो पूरा घर उसकी छोटी सी जीत को सेलिब्रेट करने लगता है। और यहीं से समझ आता है कि इस परिवार के लिए यूल सिर्फ उनकी बेटी नहीं बल्कि उनकी पूरी दुनिया है। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, उस दिन सब कुछ नॉर्मल रोज जैसा ही लग रहा था। बच्ची अपनी माँ के साथ थी, अस्पताल का माहौल भी काफी शांत था और देखने में ऐसा लग रहा था कि इस परिवार की जिंदगी में कोई बड़ी परेशानी ही नहीं है। लेकिन इसी बीच माँ अपनी कुछ दूसरी दोस्तों के साथ बैठती है और बातों बातों में वो बताती है कि उसने काफी समय से अपना काम छोड़ रखा है क्योंकि उसे अपनी बच्ची की देखभाल करनी थी। लेकिन अब उसकी छुट्टियां खत्म होने वाली हैं और अगले दिन से वो वापस काम पर जाएगी। उसकी दोस्त ये सुनकर बहुत हैरान हो जाती है और पूछती है तुम इतनी छोटी बच्ची को छोड़कर काम पर कैसे जा सकती हो? माँ कुछ देर सोचती है और बताती है कि पूरे दिन बच्ची की देखभाल करते करते कभी कभी उसे अपना काम भी याद आता है। उसकी बातें सुनकर बाकी लेडीज थी वो भी अपनी अपनी जिंदगी की बातें करने लगती हैं। परिवार के अंदर कुछ ऐसी बातें चल रही थी जिनके बारे में घर के बाकी लोगों को भी कुछ सच्चाई का पता नहीं था। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी हमें पता चलता है कि इस परिवार की परेशानी सिर्फ काम पर वापस जाने तक ही मतलब लिमिटेड या सीमित नहीं है। तो दूसरे सीन में एक लेडी होती है जो अपनी जिंदगी से काफी परेशान नजर आ रही होती है। वो गुस्से और दुख में बस यही कहती है कि आखिरकार ये सब कब खत्म होगा। पास खड़ी लड़की उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि अब बस रहने दो। लेकिन तभी कहानी थोड़ा पीछे जाती है। हम देखते हैं कि एक छोटी सी दुकान में एक लड़की अपने रोज के काम में लगी हुई है। वो सब्जी काट रही है और कस्टमर के लिए खाना तैयार कर रही है, बिल्कुल चुपचाप अपना काम कर रही है। तभी दुकान पर एक औरत आती है, एक लेडी आती है और वहाँ बैठी एक लेडी से पूछती है क्या ये लड़की सच में अपनी छुट्टी खत्म होते ही वापस काम पर जाने वाली है? वो लेडी कहती है हाँ, वो जल्द ही अपने काम पर वापस जाएगी। लेकिन इसके बाद दोनों के बीच में जो बातचीत होती है उससे पता चलता है कि मामला सिर्फ नौकरी पर वापस जाने का नहीं है, क्योंकि लड़की पिछले काफी समय से काम करके अपने परिवार की मदद कर रही है। वो किसी बड़ी कंपनी में काम नहीं करती है, फिर भी अपनी कमाई से घर चलाने में उसका काफी बड़ा रोल है। और इसी बीच उसकी जिंदगी में एक और प्रॉब्लम सामने आ जाती है। जिस दुकान पर ये लोग काम कर रहे हैं उसके ऑनर ने अचानक 3 गुना जो है रेंट बढ़ाने की बात कर दी है। मतलब जो दुकान पहले किसी तरह चल रही थी अब उसे चलाना और भी मुश्किल होने वाला है। लेकिन यहाँ एक उम्मीद भी है क्योंकि दुकान में कस्टमर की कोई कमी नहीं है, काम जो है अच्छा चल रहा है। इसलिए ये लोग सोच रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो क्यों ना इसी जगह पर एक खुद का रेस्टोरेंट शुरू कर दिया जाए। लेकिन उन्हें
उन्हें अभी ये पता ही नहीं है कि आगे सिर्फ दुकान का किराया ही नहीं उनकी परेशानी बनने वाला, क्योंकि इस परिवार के सामने आने वाली मुश्किलें इससे कहीं ज्यादा बड़ी हैं। फिर हम सीन में देखते हैं कि लोग अपनी शॉपिंग कर रहे हैं, दुकान में भीड़ है और औरतें भी अपने काम में लगी हुई हैं, ऐसी चीज के बारे में सोच रही हैं जो उन्हें अंदर से परेशान कर रही है। कुछ देर बाद वो वहां से चली जाती है। फिर आगे कहानी रात के समय में पहुंचती है। एक लड़की सड़क पर अकेली चल रही होती है, फोन पर किसी से बात कर रही होती है। तभी सामने वाले इंसान की आवाज सुनकर वो रुक जाती है। वो उसे प्यार से समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन लड़की की हालत देखकर लगता है कि उसके मन में कुछ और ही चल रहा है। वो फोन पर बात करते करते घर पहुंच जाती है। घर के अंदर आते ही उसका मूड थोड़ा सा बदलता है। वो अपने काम में लग तो जाती है, लेकिन तभी उसके फोन पर कुछ मैसेजेस आते हैं। लड़की उन मैसेजेस को पढ़ती है। उन्हें देखकर कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप हो जाती है, क्योंकि सामने वाला उसे बार बार समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो उसे छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन लड़की भी कोई जवाब नहीं देती है। और यहीं से कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अगर सब कुछ इतना सिंपल था तो वो लड़की इतनी परेशान क्यों थी। फिर हम सीन में देखते हैं कि जो इंटरेस्टिंग बात है, जैसे ही वो ऑफिस पहुंचती है, वहाँ मौजूदा लोगों का रिएक्शन देखकर लगता है कि इस लड़की का यहाँ वापस आना कोई छोटी बात नहीं है। वो चुपचाप अंदर आती है, जैसे वो काफी टाइम के बाद किसी पुरानी जगह पर वापस आई हो। यहाँ पर बहुत सारी यादें उसे जुड़ी हुई है। तभी उसकी जो नजर एक पुराने एम्प्लॉय पे पड़ती है। वो उसे पहचान लेती है, लेकिन सामने वाला भी उसे देखते ही थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लड़की दोबारा यहाँ आएगी। कुछ देर बाद दोनों की बात होती है और वो आदमी उससे पूछता है कि इतने समय से तुम कहाँ थी, अचानक वापस कैसे आई हो। लड़की ज्यादा कुछ नहीं बताती है, बस इतना ही बोलती है कि अब वो सिर्फ काम शुरू करने वाली है। लेकिन उसके पास आते ही ऑफिस का माहौल थोड़ा बदल जाता है। कुछ लोग उससे खुशी से मिलते हैं, कुछ लोग हैरान हो जाते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें शायद उसका वापस आना बिल्कुल पसंद नहीं आया है। फिर उसकी मुलाकात होती है एक पुराने मैनेजर से होती है। मैनेजर उसे देखकर काफी खुश होता है और बताता है कि इतने समय बाद उसे देखकर अच्छा लग रहा है। लेकिन बातचीत के दौरान एक ऐसी बात सामने आती है जिसे पता चलता है कि लड़की का यहाँ से जाना किसी छोटी वजह से नहीं हुआ था। उसने ये जगह क्यों छोड़ी थी और इतने टाइम तक वो कहाँ थी, एंड ऐसा अब क्या हो गया कि उसे वापस इसी ऑफिस में आना पड़ा। फिर हम एक दूसरे सीन में देखते हैं कि एक बच्चा रात को अपनी माँ से बस इतना पूछता है कि पापा वापस कब आएंगे। माँ उसे प्यार से समझाती है कि उसके पापा बहुत जरूरी काम से बाहर गए हैं और जल्दी वापस आ जाएंगे। बच्चे को क्या पता था कि उस रात उसके पापा के साथ आखिर में क्या होने वाला है। कुछ टाइम के बाद हम उसी आदमी को एक कार में देखते हैं। रात का टाइम है, सड़क लगभग खाली है, कार तेजी से आगे की ओर बढ़ रही है। अंदर बैठे दोनों लोगों के बीच में कुछ जरूरी बातें हो रही होती हैं, लेकिन तभी रास्ते में एक ऐसी चीज होती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कुछ ही पल बाद सड़क पर एक कार आग की लपटों में जलती हुई दिखाई देती है। आसपास का जो माहौल है पूरी तरह बदल जाता है और जो आदमी कुछ देर पहले कार में बैठा था, अब उसकी हालत देखकर लगता है कि मामला पूरा बहुत ज्यादा मतलब कि खराब हो गया है। वहाँ आसपास के लोग तुरंत एम्बुलेंस को बुलाने की बात करते हैं, लेकिन इसी बीच एक आदमी अपने फोन से उस जलती हुई कार की तस्वीरें लेने लगता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि इसके बाद हम वापस उसी घर में जाते हैं जहाँ एक माँ अपने छोटे से बच्चे को लेकर सो रही है। बच्चे को अभी भी अपने पिता का इंतजार है। उसे बिल्कुल नहीं पता है कि बाहर की दुनिया में उसके पिता के साथ आखिर में हुआ क्या है। अगले दिन जब माँ अपनी बेटी को लेकर घर से निकलती है तो उसे भी नहीं पता है कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहने वाली है, क्योंकि कुछ ही टाइम के बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच शुरू कर देती है और जांच करते करते उनकी नजर एक पुराने केस पर आ जाती है। एक ऐसा केस जिसमें इस आदमी पर अपनी प्रेग्नेंट वाइफ की हत्या करने का शक पहले से मौजूद था। अब सवाल ये था कि रात में हुआ हादसा सच में एक एक्सीडेंट था या फिर जानबूझकर इस कहानी को एक्सीडेंट जैसा दिखाया गया था। पुलिस उससे पूछती है आखिरकार वो वहाँ पे क्या कर रहा था, तो वो आदमी बताता है कि वो एक एक्चुअल में रिपोर्टर है जो कुछ देर पहले एक क्लब से बाहर निकला था। लेकिन पुलिस को उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि जैसे ही वो क्लब से बाहर निकला वो एक ऐसी गाड़ी के पीछे चला गया जिस पर पुलिस पहले से नजर रख रही थी। और अब पुलिस उसे पूछती है कि तुम उस गाड़ी के पीछे क्यों गए थे, तो वो रिपोर्टर समझाता है कि वो सिर्फ अपना काम कर रहा था। वो उस दिन सिर्फ एक इंफॉर्मेंट से मिलने के लिए गया था ताकि एक खबर के लिए बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर सके। लेकिन उस इंफॉर्मेंट ने उसे एक चौंकाने वाली बात बताई थी। उसके मुताबिक जिस आदमी का वो पीछा कर रहे हैं वो कोई आम आदमी नहीं है, वो क्लब में ड्रग्स पहुंचाने का कोरियर था। अब यहाँ रिपोर्टर्स की दिलचस्पी और बढ़ जाती है, क्योंकि वो सिर्फ कोरियर को पकड़ना नहीं चाहता था, उसके पीछे असली जो निशाना है, असली जो बंदा है, ठीक है, असल सप्लायर तक पहुंचना चाहता था। लेकिन पुलिस ऑफिसर उसे समझाता है कि सिर्फ किसी कोरियर के पीछे जाने से ये साबित नहीं होता है कि उसके पीछे कोई बड़ा सप्लायर है। फिर रिपोर्टर एक और सवाल पूछता है, अगर वो आदमी ड्रग्स पहुंचाता है तो क्या वो खुद भी इस पूरे काम का हिस्सा नहीं है, यानी मामला अब सिर्फ एक छोटी ड्रग डिलीवरी का नहीं रह गया था। रिपोर्टर को लग रहा था कि इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क है और पुलिस को लग रहा था कि जो रिपोर्टर है हद से ज्यादा इस चीजों में घुस रहा है। इसी बीच में पुलिस उसे जाने के लिए कह
देती है, लेकिन रिपोर्टर के जाने के बाद कहानी और भी अजीब हो जाती है। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि दिन में एक वुमेन बिल्कुल नॉर्मल ऑफिस एम्प्लॉय है और एक अच्छी नौकरी और परिवार और बाकी लोगों जैसी लगती है, लेकिन जैसे उसे कोई क्लाइंट मीटिंग मिलती है उसकी ये नॉर्मल जिंदगी अचानक एकदम अलग हो जाती है, क्योंकि यहाँ क्लाइंट का मतलब कुछ और है जो कि आगे चल के तुम्हें कहानी में पता चलेगा। तो सीन में यो बोना एक आदमी की जानकारी देख रही होती है, इंफॉर्मेशन निकाल रही होती है। फिर वो अपनी कार लेकर एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां उसे एक खास आदमी से मिलना है। ऊपर से सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। वो आराम से वहां पहुंचती है, अपने क्लाइंट के बारे में बात करती है और सामने वाले से मिलने चली जाती है। लेकिन कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि बोना की ये मीटिंग किसी बिजनेस डील को लेकर नहीं है। वो जिस आदमी से मिलने आई है उसे वो दूर से ही देख रही है, क्योंकि बोना कोई आम ऑफिस एम्प्लॉय नहीं है। वो एक स्नाइपर है जिसका निशाना लगभग कभी चूकता ही नहीं है। और सबसे मजेदार बात यह है कि उसकी पूरी टीम इस काम को ऐसे करती है जैसे वो कोई नॉर्मल ऑफिस प्रोजेक्ट हो। क्रिमिनल उनका क्लाइंट होता है और इसके गेम को पूरा ओवर करने का जो ऑपरेशन होता है वो कहलाता है क्लाइंट मीटिंग। लेकिन बोना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अब वो काफी टाइम के बाद इस वाली फील्ड में वापस आई है, क्योंकि इतने समय तक वो एक माँ बनकर अपनी बेटी और परिवार के साथ रह रही थी। अब उसे दो जिंदगियां संभालनी है, एक तरफ अपने घर, बच्ची और फैमिली, एंड दूसरी तरफ अपने खतरनाक काम को भी अंजाम देना है। अगर एक छोटी सी भी गलती हुई तो बहुत बड़ा अंजाम उसे। और आज उसकी पहली क्लाइंट मीटिंग शुरू होने वाली है। सोचो, एक औरत दिन में एक बिल्कुल नॉर्मल ऑफिस एम्प्लॉय है, लेकिन कुछ ही देर बाद वही औरत इतनी दूर से एक आदमी को गोली मार देती है कि वहां मौजूद लोगों को समझ ही नहीं आता है कि गोली कहां से आई है। और सबसे हैरान करने वाली बात, उस औरत का नाम यो बोना है, जैसा कि मैंने तुमने बताया था। वो डुरूमी इलेक्ट्रॉनिक सेल्स टीम 3 की मैनेजर है, लेकिन उसकी असली पहचान इससे बिल्कुल अलग है। वो एक प्रोफेशनल स्नाइपर है और उसका कोड नेम है किंगफिशर। किंगफिशर की खासियत ये है कि वो अपने टारगेट को दूर से देखती है और सही टाइम का इंतजार करती है और फिर एक गोली में पूरा गेम ओवर कर देती है। किंग बोंगपाल सेल्स टीम 3 का टीम लीडर है। बाहर से देखने पर उसकी टीम बिल्कुल आम ऑफिस एम्प्लॉय जैसी लगती है, लेकिन असल में सेल्स टीम 3 कोई नॉर्मल सेल्स टीम है ही नहीं। इन लोगों का असली काम उन क्रिमिनल्स को खत्म करना है जो अपने क्राइम्स करने के बाद कानून से इजीली बच जाते हैं। तो इस टीम में की यंगडो है जो कि टेक्नोलॉजी और हैकिंग से रिलेटेड जो काम है उसे संभालता है, और बाकी मेंबर्स भी अपने अपने तरीके से मिशन में मदद करते हैं। इन लोगों के लिए टारगेट को एक खास नाम दिया गया है, क्लाइंट। फिर हम देखते हैं कि स्टोरी जो है प्रेजेंट टाइम में आती है। यहाँ यो बोना एक लड़के के सामने खड़ी होती है, दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, माहौल बिल्कुल शांत है। तभी यो बोना उस लड़के से एक ऐसी बात कहती है जो सुनने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन आगे चलकर इसी बात का उसकी पूरी जिंदगी में एक कनेक्शन होने वाला है। यो बोना कहती है कि उसका नाम यो बोना है और फिर बताती है कि शायद उसे पहली बार किसी से प्यार हुआ है। वो लड़का है ताइसंग। उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है और उसे भरोसा दिलाता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे यकीन है कि वो दिन कभी आएगा ही नहीं जब ताइसंग को ये यो बोना का कोई दूसरा चेहरा देखने को मिलेगा। लेकिन इसी के बाद कहानी अचानक प्रेजेंट टाइम में आती है। टीवी पर एक खूंखार किलर की खबर चल रही होती है। लोग उस किलर को किंगफिशर के नाम से जानते हैं। किंगफिशर कोई आम क्रिमिनल नहीं है। वो ऐसे क्रिमिनल्स को निशाना बनाता है जो अपने से बड़े अपराध करने के बाद भी कानून से बच निकलते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि किंगफिशर अपने टारगेट्स को दूर से सिर्फ एक गोली में गेम ओवर कर देता है। अभी के टाइम किंगफिशर को पूरी दुनिया एक मिस्टीरियस किलर समझ रही है। उसकी असली आइडेंटिटी किसी को भी नहीं पता है, बल्कि सिर्फ यो बोना को पता है। यानी जिस लड़की ने कुछ साल पहले बर्फ के बीच में खड़े होकर ताइसंग से अपने प्यार की बात कही थी, वही लड़की यो बोना अब एक सीक्रेट असैसिनेशन बन चुकी है। लेकिन ताइसंग को इसके बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता भाई, बिल्कुल भी। उसके लिए बोना उसकी सिर्फ पत्नी है, एक नॉर्मल माँ है अपनी बेटी के लिए, और एक ऐसी इंसान है जिसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का सपना देखा है उसने। लेकिन अब एक बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है, क्योंकि ताइसंग खुद एक किंगफिशर की कहानी पर काम करने वाला रिपोर्टर है। मतलब जिस किलर को ताइसंग पूरी दुनिया में ढूंढ रहा है, वो किलर हर रात उसके अपने घर में उसके साथ रहती है। अब सवाल ये है कि क्या यो बोना अपने पति से अपनी असली पहचान छुपा पाएगी, या फिर एक दिन ताइसंग को खुद पता चल जाएगा कि जिस किंगफिशर को वो इतने टाइम से ढूंढ रहा है वो कोई अजनबी नहीं है, बल्कि अपनी पत्नी यो बोना है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हुई तो जल्दी कमेंट करना, पार्ट 2 के लिए मैं जल्दी लेके आऊंगा। मिलता हूँ आपसे जल्दी, बाय।